देखो, ये बेसिकली ये ओवरऑल प्रोसेस है, और इसमें हमने देखा था कि ये राइबोसोम जो है, जिससे एमआरएनए अटैच्ड है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है। और शुरुआत में ये सिग्नल सीक्वेंस सबसे पहले एन टर्मिनल वाला बाहर निकलता है इस राइबोसोम से। उसके बाद इस सिग्नल सीक्वेंस से ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल जो है वो बाइंड कर जाता है एसआरपी। ये बाइंड कर गया यहाँ पे। एसआरपी के पास एक जीडीपी बाइंडिंग डोमेन है, और ये जीडीपी बाइंडिंग डोमेन इनिशियली जीडीपी से बाइंड रहता है, और बाद में इट इज रिप्लेस बाय जीटीपी। तो जीटीपी बाउंड स्टेट में ये जो रिसेप्टर कह रहे हैं, ये एसआरपी है, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है, वो अपने रिसेप्टर से जुड़ता है। और रिसेप्टर के पास भी हमने आपको बताया था कि अल्फा और बीटा दो डोमेन्स होते हैं। इसका जो अल्फा वाला डोमेन होता है, ये भी जीटीपीएस एक्टिविटी शो करता है। तो जब ये भी जीटीपी से बाउंड रहेगा और सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल भी जीटीपी से बाउंड रहेगा, तब ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। और अटैचमेंट होते ही क्या होगा कि जीटीपी जो है दोनों के हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, तो फिर से ये जीडीपी में कन्वर्ट हो गया, ये भी जीडीपी में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही हाइड्रोलाइज होंगे फिर डिटैच हो जाएंगे दोनों। उस दौरान क्या प्रोसेस हो गई कि ये राइबोसोम जो है पूरा का पूरा ये बैठ गया ट्रांसलोकॉन पे, जो कि 661 चैनल था बेसिकली। इस प्रोसेस को असिस्ट करते हैं ट्रैम, ट्रांसलोकेटिंग चेन एसोसिएटिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये ट्रैम जो है, ये राइबोसोम की प्रॉपर अटैचमेंट विद दी ट्रांसलोकॉन कराते हैं। और जब एक बार राइबोसोम बैठ जाता है, तो ये एन टर्मिनल सीक्वेंस जो है ये यहीं रह जाता है हाइड्रोफोबिक, और धीरे धीरे ये राइबोसोम अब प्रोटीन को सिंथेसाइज करना शुरू कर देता है नीचे की तरफ। तो ये लूप जो है वो नीचे बढ़ता चला जाता है, तो लटकता चला जाएगा। उसके बाद लास्ट में सिग्नल पेप्टाइडेज आएगा, और ये यहाँ से क्लीव कर देगा, तो पूरी प्रोटीन जो है वो ल्यूमेन में गिर जाएगी। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था। इसमें कई पॉइंट्स हम बता चुके हैं आपको कि एक्चुअली में ये एसआरपी जो है वो किस किस चीज़ का बना होता है, उसके बाद इसमें कितने बाइंडिंग डोमेन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो जो चीज़ें अब हमको डिस्कस करनी है वो हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जब एसआरपी सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड करता है, अब थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, बार बार पीछे हम नहीं लेके आ पाएंगे। ये एसआरपी जब सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड करता है, तो उस दौरान होता क्या है, यानी कि व्हेन एसआरपी बाइंड्स टू सिग्नल सीक्वेंस, इससे ट्रांसलेशन जो होता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो धीमी हो जाती है। ट्रांसलेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज इलोंगेशन अरेस्ट। देखो, ट्रांसलेशन में 3 स्टेप्स होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। इनिशिएशन होता है, उसके बाद इलोंगेशन, ये सेकेंड स्टेप होता है, और फाइनली टर्मिनेशन होता है। तो इलोंगेशन वाला स्टेप जो है वो रुक जाता है या बहुत धीमा पड़ जाता है। कब? जब एसआरपी सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड कर जाती है। और ये जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? इलोंगेशन अरेस्ट होने से फायदा ये है कि अब जब तक इस राइबोसोम को ट्रांसलोकॉन चैनल पे नहीं बैठा दिया जाएगा, तब तक ये आगे फर्दर इस प्रोटीन को न बनाए। क्योंकि अगर ये बनाता रहेगा लगातार प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है यहाँ निकल के यहाँ पे इन सब चीज़ों से उलझ सकती हैं, या अलग तरीके का इंटरेक्शन कर सकती है ये प्रोटीन जो निकल रही है। तो अब उद्देश्य ये है कि जब तक ये राइबोसोम इस ट्रांसलोकॉन पे ना बैठ जाए, तब तक ये इलोंगेशन इस चेन का, प्रोटीन का, ना हो। तो वो काम कौन करता है? ये एसआरपी, जब सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड कर जाता है। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट को अगर हम यहां पे लिखना चाहें कि इट एंश्योर्स दैट
the protein will not elongate and therefore the large portions of protein could not fold before reaching translocon. है ना? अगर यहीं पे ये इलोंगेट हो जाती प्रोटीन तो इसका मतलब कि इलोंगेट होने के साथ साथ फोल्डिंग भी स्टार्ट हो सकती थी, तो उस चीज को भी प्रिवेंट करना। फोल्डिंग कैसे वो तो वहीं पे होगा ना यार, ह्यूमन में डाइसल्फाइड। फोल्डिंग कैसे हो सकती? साइटोसॉल में तो होगी नहीं। का है सर डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनेगा, आपने तो बताया। किसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ डाइसल्फाइड बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है फोल्डिंग के लिए? क्या हाइड्रोजन सर बॉन्ड्स और नहीं? भी होता है, लेकिन नीचे तो हाइड्रोजन प्रोटीन बॉन्ड बनती होता है, लेकिन है। वो अकेले ही बना फोल्ड कर सकता है। एक बात सुनो, अकेले फोल्ड नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। जब तक डाइसल्फाइड बॉन्ड्स नहीं बनेंगे प्रॉपर फोल्डिंग नहीं होगी। लेकिन यहां अगर इम्प्रॉपर फोल्डिंग भी स्टार्ट हो गई तो पूरी प्रोसेस गड़बड़ा जाएगी कि नहीं? यहीं पे अगर ये फोल्डेड यस सर। स्टेट में हो गया तो इसका मतलब कि एंड सिग्नल, एंड टर्मिनल सिग्नल जो है अटैच नहीं हो पाएगा ट्रांसलोकॉन से, ये नीचे नहीं जा पाएगा, यहीं ऊपर कहीं उलझ के रह जाएगा। तो डाइसल्फाइड भले ना बने, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का भी इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया तो समस्या खड़ी हो जाएगी, पूरी प्रोसेस जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो उस चीज को भी प्रिवेंट करना है, कॉम्प्लिकेशन नहीं आने देना है। ठीक, तो एक चीज ये हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या है? अगला स्टेप ये होता है कि जब एसआरपी, या इसको ऐसे कहते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ एसआरपी एंड इट्स रिसेप्टर directs the SRP ribosome complex किधर की तरफ? टू ट्रांसलोकॉन। जब एसआरपी और इसके रिसेप्टर आपस में जुड़ते हैं या इंटरैक्ट करना शुरू करते हैं तो जो एसआरपी राइबोसोम कॉम्प्लेक्स आ रहा था इसको ट्रांसलोकॉन की तरफ धकेल दिया जाता है या एक डायरेक्शन दे दी जाती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे ट्रांसलोकॉन एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज दिस ट्रांसलोकॉन। तो ट्रांसलोकॉन जो है एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, पहली चीज। और ये मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है इसमें एक, इट हैज अ गेटेड ट्रांसलोकेशन चैनल। अगर आपको याद हो, बहुत पहले हमने, अब उस पर हम जाएंगे नहीं वापस, डायग्राम बनाया था जिसमें आपको याद रहा होगा कि एक प्लग जो है वो लग जाता था, अटैच हो जाता था जब ट्रांसलोकेशन नहीं होना होता था। यस सर। हम्म। तो इसका मतलब कि वो प्लग जो है वो गेट की तरह काम करता है, तो इसीलिए ये गेटेड ट्रांसलोकेशन चैनल है। अच्छा, मैमल्स की अगर हम बात करें, मैमल्स के केस में इट इज मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड्स। 3 पॉलीपेप्टाइड से मिलके ये तैयार होता है। और वो 3 पॉलीपेप्टाइड्स कौन कौन से हैं इधर बता दे रहे हैं, 1 2 3, कुछ नहीं, सेक 61 अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। यहीं पे हम लिख देते हैं सेक 61 कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाता है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स।
तो अल्फा बीटा गामा 3 सब यूनिट से मिलकर ये तैयार हो रहा है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि आपको पता होगा, ट्रैम वाला जो हमने पॉइंट बताया था, कि जो बाइंडिंग है राइबोसोम्स की या एसआरपी राइबोसोम कॉम्प्लेक्स की विद दिस Sex61 या ट्रांसलोकॉन, इट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय ट्रैम। तो ये पॉइंट यहां पे लिखना जरूरी है कि बाइंडिंग ऑफ एसआरपी राइबोसोम कॉम्प्लेक्स, ये भी एक कॉम्प्लेक्स बना है, विथ Sex61 कॉम्प्लेक्स, यानी ट्रांसलोकॉन का भी स्पेसिफिक नाम हो गया। यहां पे ट्रांसलोकॉन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अब इसी नाम से इसको याद रखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स विथ Sex61 कॉम्प्लेक्स इज फैसिलिटेटेड बाय ट्रैम। ट्रैम का फुल फॉर्म हम ऑलरेडी लिख चुके हैं डायग्राम में। तो एक चीज ये क्लियर होगी, ट्रैम का फंक्शन भी यहां पे इंक्लूड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस है, ये कहां पे जाएगा? ट्रांसलोकॉन में। यस, या ऐसे कहें इसको, एंटर्स द ट्रांसलोकॉन एंड गेट्स एसोसिएटेड विद इट। और इस दौरान क्या हो रहा होगा कि एट द सेम टाइम हाइड्रोलिसिस ऑफ GTP of SRP and its receptor occurs। और इस हाइड्रोलिसिस की वजह से क्या होता है? इट ड्राइव्स, पहली चीज तो इट, दोनों चीज लिखनी थी, खैर, इट ड्राइव्स द इंसर्शन ऑफ नेसेंट, एक ही पेज गया ना आगे, हाँ, ऑफ नेसेंट पॉलीपेप्टाइड इनटू ट्रांसलोकॉन, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या ये करेगा? डिटैचमेंट एसआर पे एसआर पे। यस, इट कॉजेज, जगह ही कम बच गई लेकिन इसी में कंप्लीट करना भी जरूरी है, कॉजेज डिटैचमेंट ऑफ एसआरपी एंड रिसेप्टर। तो ये दो काम होंगे बिकॉज ऑफ द GTP हाइड्रोलिसिस। यस, तो इतना काम हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा कि अब नाउ पॉलीपेप्टाइड चेन इलोंगेट्स, क्योंकि जैसे ही, ध्यान दीजिए क्यों ये इलोंगेट होना शुरू होगी, जैसे ही SRP रिलीज हुई। हाँ, तो ड्यू टू रिलीज ऑफ SRP फ्रॉम सिग्नल सीक्वेंस, अभी तक ये रोके हुए था, इस प्रोसेस को हॉल्ट किए हुए था, जैसे ही रिलीज हो गया तो पॉलीपेप्टाइड चेन का इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अगले स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट, द सिग्नल सीक्वेंस इज क्लीव्ड बाय सिग्नल पेप्टाइडेज। और ये सिग्नल पेप्टाइडेज एंजाइम जो है ये कहां पे प्रेजेंट रहता है?
ये मेम्ब्रेन में ही, हाँ, ल्यूमिनल साइड ऑफ द ईआर मेम्ब्रेन में। तो सबसे पहला पॉइंट इसका ये है कि ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन ईआर प्रोटीन है जो अपनी एक्टिविटी ल्यूमेन के साइड पे शो करती है। एक्टिविटी इज टूवर्ड्स ल्यूमिनल फेस या ल्यूमिनल साइड। ये पेप्टाइडेज है तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक प्रोटीएज है, लिख देते हैं प्रोटीएज है, ये भी पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा। और ये एक्चुअली में कैसे एक्ट करता है, इट रिकॉग्नाइजेज सी टर्मिनल सीक्वेंस ऑफ, बहुत ध्यान से, सी टर्मिनल सीक्वेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ सिग्नल सीक्वेंस एंड क्लीव्स द चेन। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं समझ में? यस सर। यस सर। सी टर्मिनल पूरे पेप्टाइड के लिए नहीं कह रहे हैं हम, सी टर्मिनल सीक्वेंस सर ऑफ, जहाँ से शुरू हो रहा है वो। यस, जैसे मान लो इसको थोड़ा सा दिखा दें जिन लोगों को नहीं समझ में आया हो कि हाँ, ये सपोज करो, कलर थोड़ा सा, चलो ग्रीन कलर ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये हमने क्या कहा, ये हमारा सिग्नल सीक्वेंस है, ये यहां तक आ रहा है सिग्नल सीक्वेंस। तो आपको मालूम होगा कि इस सिग्नल सीक्वेंस का कोई ढंग का कलर ही नहीं मिल रहा है, ये कलर ले लेते हैं। इस सिग्नल सीक्वेंस का ये कौन सा है, ये एन टर्मिनल है, और ये कौन सा टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है। तो सिग्नल सीक्वेंस के सी टर्मिनल पे ये कट लगाता है और जिससे ये पूरी चेन जो है वो डिटैच हो जाती है, छूट जाती है इनटू द ल्यूमन। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इसीलिए उसको हमने रेड कलम से, रेड इंक से इसको लिख दिया, नोट कर दिया। चलिए, इतनी बात हो गई, हमने देख लिया कि सिग्नल पेप्टाइडेज की एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई है। अब हमको क्या जानना है, एक बार जब सिग्नल सीक्वेंस जो है वो डिटैच हो जाता है तो उसको मेम्ब्रेन रैपिडली डिग्रेड कर देती है, दैट इज नॉट आवर मैटर ऑफ कंसर्न। हमको अब ये जानना है कि ये जो राइबोसोम यहां पे बैठा हुआ है मेम्ब्रेन के ऊपर, ट्रांसलोकॉन के ऊपर, अब इस राइबोसोम से निकलने वाला ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये अंदर की तरफ कैसे बढ़ रहा है, अंदर की तरफ इसको किस तरह से खींचा जा रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अभी तो हम इसको अटैच ही करा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, एक्चुअली में वो स्टेप आगे का होना चाहिए था लेकिन फंक्शन बता रहे थे इसलिए हमने लिख दिया उसको। तो अब देखिए यहां पे इसमें होता क्या है कि इस जो इलोंगेट हो रही है चेन, जैसे जैसे ये इलोंगेट होती जाती है इससे एक प्रोटीन आके जुड़ता चला जाता है। ये इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज BIP। कहीं पढ़े हो तो बताओ। यस सर, बाइंडिंग इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। प्रोटीन, यस सर। और ये किस टाइप किया, चैपेरॉन, किस फैमिली की, HSP70 फैमिली। HSP70। वेरी गुड। तो अब होता क्या है कि ये BIP जो होता है ये एक्चुअली में, इसका फुल फॉर्म तो आपको मालूम है इसलिए लिखेंगे नहीं। BIP इज नथिंग बट ए सॉल्यूबल ATPase। सॉल्यूबल का मतलब कि ये कहां पे प्रेजेंट होगा, ये ल्यूमेन, ये कौन सा इलाका है, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ
ER. A soluble ATPase in lumen of ER. और ये बाइंड किससे करता है? इट बाइंड्स टू हाइड्रोफोबिक पैचेस इन अनफोल्डेड प्रोटीन. तो अभी ये प्रोटीन जैसे जैसे यहां अंदर आ रही है नीचे ल्यूमन में, अभी ये फोल्ड नहीं है, तो इसके ये हाइड्रोफोबिक पैचेस पे जाके जुड़ जाता है. अब हाइड्रोफोबिक पैच को अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर से दिखाएं यहां पे, तो ये दिस ब्लू, तो ये हाइड्रोफोबिक पैच है जहां पे जाके ये BIP एसोसिएट हो रहा है. अब एक बात ध्यान आपको क्या देना है कि अटैचमेंट जब होता है तब ये ATP का इस्तेमाल नहीं करती है BIP. जब डिटैचमेंट होना होता है, यानी इस BIP प्रोटीन को इससे डिसोसिएट होना पड़ता है, तो उस समय ये ATP के हाइड्रोलिसिस करता है और डिसोसिएट होता है. यानी कि no ATP is utilized at the time of attachment. ATP is hydrolyzed during detachment of BIP from protein. ये बात समझ में आई? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस सर आई. चलिए, अभी हमने सिर्फ BIP की बात की है. यहां पे एक और प्रोटीन होता है which is responsible for this entry of this polypeptide into the lumen of ER. तो वो कौन सी प्रोटीन होती है उसके बारे में भी हम यहां पे जान लेते हैं कि along with BIP SEC63, ध्यान रखिएगा, ट्रांसलोकॉन जो था वो 61 था, ये 63 है. SEC63 प्रोटीन is also responsible for translocation of nascent polypeptide into ER lumen. तो अब ये SEC63 प्रोटीन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं. SEC63 प्रोटीन, एक दो पॉइंट जो जरूरी है वो जरा नोट कर लेते हैं यहाँ पे. तो SEC61 प्रोटीन जो होती है ये भी इट इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ HSP70 फैमिली, यानी कि ये भी एक शेपेरॉन है, यानी कि शेपेरॉन है ये. अच्छा, दूसरा हाँ, सेकेंड पॉइंट इसका SEC63 का क्या हो जाएगा कि इट इज अ पॉलीटॉपिक ER मेम्ब्रेन प्रोटीन. पॉलीटॉपिक का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? कि मेम्ब्रेन की दोनों लीफलेट को एक बार या तो कई बार क्रॉस करेगी. वेरी गुड. लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले बता चुके हैं. मोनोटॉपिक और पॉलीटॉपिक प्रोटीन हम आपको बता चुके हैं. तो पॉलीटॉपिक यानी कि ER मेम्ब्रेन को ये कई बार क्रॉस करेगी. अच्छा, अब ये तो क्रॉस कर रही है, ये तो मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है. BIP आखिर जुड़ता क्यों है? Why this BIP gets attached to these elongating polypeptide?
कुछ बता सकते हो? मिस फोल्डिंग ना सर ये हो पाए डिग्रेड ना हो जाए इसलिए। नहीं, मिस फोल्डिंग नहीं हो पाए। मिस, यस, वेरी गुड, मिस फोल्डिंग। यहाँ पे डिग्रेड होने की संभावना रिलेटिवली बहुत कम है, क्योंकि ये अब ऑलरेडी ईआर ल्यूमेन में आ चुका है। प्रोटियासोम जो था वो बाहर था। कहाँ? साइटोसोल में। तो खैर, तो डिग्रेड ना हो इसका मतलब कि अनफोल्डेड स्टेट में अभी ये प्रोटीन है, उसको स्टेबिलाईज करने के लिए बीआईपी जिम्मेदार होता है। तो इस पॉइंट को अगर हम कहीं यहीं ऐड कर दें, responsible for stabilizing the unfolded protein। इसके फंक्शन में एक और इजाफा हो गया। अच्छा, यानी कि कायदे से देखा जाए तो सेक्स 63 और बीआईपी ये दोनों मिलके और प्रोटीन को पूरा अंदर तक ले आके और रिलीज कर देते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो वो डायग्राम जो है नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे। कहाँ गया? यस, दिस वन बुक का ही है। तो इसमें आप देख लीजिए, सब कुछ लगभग समरी इसकी पूरे प्रोसेस की यहाँ पे दी हुई है। इसमें क्या हो रहा है, ये एटीएस मतलब यूकैरियोटिक साइटोसोलिक राइबोसोम है, इसमें एमआरएनए अटैच्ड है। अब यहाँ से निकला ये, अब इसको कलर हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये जो सिग्नल सीक्वेंस है इसको हम ऐसे रेड में कर दे रहे हैं, ये लाल हो गया, थोड़ा सा पेन उल्टा कर दें। हाँ, तो ये सिग्नल सीक्वेंस हो गया, निकला यहाँ पे। इस सिग्नल सीक्वेंस से कौन बाइंड कर गया है? एसआरपी यहाँ पे बाइंड कर गया। उसके बाद अब ये एसआरपी जो है वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को राइबोसोमर लेके जाएगा कहाँ? एसआरपी रिसेप्टर के पास, और उसकी अल्फा सब यूनिट से जाके ये एसआरपी अटैच कर जा रहा है। और जैसे ही अटैच करेगा उसके थोड़ी देर बाद तुरंत क्या होगा कि जीटीपी की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और उस प्रक्रिया की वजह से ये जो एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस है ये अंदर भी घुस जाएगा और ये दोनों रिलीज भी हो जाएंगे। तो एसआरपी यहाँ से रिलीज हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ट्रांसलोकॉन या ट्रांसलोकेशन चैनल है ये 661 कॉम्प्लेक्स है, और अब इसमें यहीं पे दिखा दिया सिग्नल पेप्टाइडेज को, यहाँ पे इसने अभी मौजूद दिखाया है, अभी इसने इसको फंक्शनल नहीं दिखाया है। नेक्स्ट स्टेप में यानी स्टेप 3 में क्या होगा कि सिग्नल पेप्टाइडेज अपना रोल प्ले करेगा और इसको डिटैच कर देगा, और स्टेप 4 में फाइनली हमको ये प्रोटीन ईआर ल्यूमेन में मिल जाएगी। तो प्रोसेस का ओवरव्यू मिल गया आपको। चलिए यस सर। अब देखिए, तो ये सारी प्रक्रिया थी। इस पूरी प्रोसेस के दौरान आपने सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में भी जान लिया, कौन कैसे वर्क कर रहा है एक एक इंडिविजुअल, तो इन फुल डिटेल। अब इसमें क्या है कि अगर हम ओवरऑल सीक्वेंसेस की बात करें कि जो ये 4 स्टेप यहाँ पे दिखाए गए हैं इस डायग्राम में, स्टेप 1, 2, 3 और ये 4, ये बेसिकली है क्या? तो स्टेप 1 में होता क्या है कि जो सिग्नल सीक्वेंस है वो इमर्ज करता है राइबोसोम से, और ये रिकॉग्नाइज किया जाता है और बाइंड किया जाता है बाय द एसआरपी। फिर स्टेप 2 में, मतलब अब उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली में ये आप जो है एक बार बुक भी कंसल्ट कर लीजिएगा, वहाँ पे स्टेप्स एज सच लिखे हुए हैं। जब हमने पूरा डिटेल ही बता दिया आपको तो वो स्टेप्स को समराइज करने की अब कोई रिक्वायरमेंट एज सच है नहीं। एक पॉइंट जो आपको और थोड़ा सा जानना है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है अगर इस ईआर के ल्यूमेन से वापस जाना है इनटू द साइटोसोल किसी प्रोटीन को, तो लगभग प्रक्रिया एक तरह से हम माने कि यही रहेगी, बस सारी प्रोसेस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, और उसके लिए क्या टर्म हम देते हैं बस आप टर्म से वाकिफ हो जाइए, बाकी उस प्रोसेस की डिटेल में जाने की हमको जरूरत नहीं है।
क्योंकि टर्म अगर नहीं मालूम होगा आपको तो फिर कंफ्यूजन होगी। तो आपको जानना क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ या ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ई आर बैक इनटू साइटोसॉल या ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स from ER back into cytosol occurs by reversal of the usual process of import, यानी जिस प्रक्रिया से लाया गया था उसी प्रक्रिया का रिवर्सल हो जाएगा। और उस कंडीशन में हम उसको क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसलोकेशन। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एक्चुअली में रिवर्स ट्रांसलोकेशन होता क्या है। तो इट इज जस्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम ईआर टू साइटोसॉल। इस रिवर्स ट्रांसलोकेशन को हम लोग रेट्रो ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं या डिसलोकेशन भी कहते हैं। तो इन टर्म से आपको वाकिफ कराना वो ज्यादा जरूरी था। बस इसमें इतनी ही प्रोसेस आपको जाननी है। 2-4 पॉइंट और दिए हैं लेकिन उससे आपका कोई खास सरोकार है नहीं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हमने देखी, ये देखी हमने जो सॉल्यूबल प्रोटीन थी जिसको ईआर के ल्यूमेन में जाना था, उसके लिए ये प्रक्रिया हमने देखी है। आगे अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या देखना है, कौन से प्रोटीन के लिए देखना है? मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग देखेंगे दैट विल बी टारगेटिंग ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इनटू द ईआर मेम्ब्रेन। आखिर ईआर मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं वो कैसे उसमें आती हैं, कैसे एम्बेड होती हैं, इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक चीज आप जान लीजिए कि चाहे ईआर हो, गोल्जी हो, लाइसोसोम हो, इन सब की मेम्ब्रेन आपको मालूम है कि दे आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यहां तक कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो, इनमें मौजूद जितनी भी इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो सब की सब कहां सिंथेसाइज होती हैं, आर ई आर पे। यानी कि इंटीग्रल या इंटीग्रल प्रोटीन्स ऑफ दीज मेम्ब्रेन्स आर सिंथेसाइज्ड इन आर ई आर। अब सवाल ये है कि इनको जो सिंथेसाइज हुई आर ई आर में, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाना है इनटू द गोल्जी, लाइसोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अल्टीमेटली। इस ट्रांसपोर्ट के दौरान सबसे खास बात क्या ध्यान रखनी है वो ये है कि सपोज करिए ये हमारी लिपिड बाइलेयर है। इस लिपिड बाइलेयर में इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगी लाइक दिस। इस तरह से ये मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। इसका जो ओरिएंटेशन है वो बरकरार रखना है। यानी कि सपोज करिए अगर इसका सी टर्मिनल जो है वो साइटोसॉल की तरफ है, दिस इज साइटोसॉल और दिस इज इनसाइड ऑफ द सेल, इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनेल, सॉरी सेल। तो ये सी टर्मिनल अगर साइटोसॉल की तरफ है और एन टर्मिनल जो है ल्यूमेन ऑफ द ऑर्गेनेल की तरफ है, तो उस कंडीशन में दिस ओरिएंटेशन हैज टू बी मेंटेन्ड। चाहे ये प्रोटीन गोल्जी की मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट की जाए, चाहे लाइसोसोम, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओरिएंटेशन कभी भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओरिएंटेशन ही डिसाइड करता है इन पर्टिकुलर प्रोटीन्स का जो फंक्शन है। तो ये पॉइंट अगर हम यहां पे ऐड कर दें कि ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्ट
this transport, the orientation of membrane protein is preserved. इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमको मालूम है कि जो भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इंटीग्रेट हो रही हैं वो क्या होंगी, वो बेसिकली ट्रांस मेम्ब्रेन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगी। इसका मतलब क्या हो गया कि एक साइड ऑफ मेम्ब्रेन से दूसरे साइड ऑफ मेम्ब्रेन तक वो स्पैन कर रही होंगी। तो ट्रांस मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन्स, सिर्फ हम इसको लिख देते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं ये हमको जानना पहले जरूरी है। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन होती क्या है, ये मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट हो जाती हैं और मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड तक स्पैन करती हैं। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमको बेसिकली ये जानना है कि दे हैव 4 टोपोलॉजिकल क्लासेस। अब ये टोपोलॉजिकल क्लास का क्या मतलब है? टोपोलॉजी मतलब जानते हो क्या होता है? सुने हैं, नहीं पता क्या होता नहीं है। पता, ठीक है। टोपोलॉजी का मतलब होता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से समझ लो, इट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। जैसे मान लो कि अगर आप गूगल मैप से कोई चीज नीचे की तरफ नक्शा देख रहे हैं किसी इलाके का, तो अगर न्यूयॉर्क का आप नक्शा देखेंगे तो न्यूयॉर्क में क्या होगा कि जो बिल्डिंगें हैं वो बहुत हाई राइज हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, तो उनका जो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्डिंग्स का वो अलग तरीके का दिखेगा। अगर आप इंडिया के किसी गांव का देख लीजिए तो गांव में क्या होगा, घर होंगे, छोटे छोटे झोपड़ियां होंगी और खेत ही खेत होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि द टोपोलॉजी ऑफ द न्यूयॉर्क इज क्वाइट डिफरेंट देन द टोपोलॉजी ऑफ अ विलेज इन इंडिया। तो इसी तरह से यहां पे क्या है कि इस टोपोलॉजी के बेस पे जो ट्रांस मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो 4 क्लासेस में डिवाइड की गई। टोपोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि जब हम मेम्ब्रेन के ऊपर इसका जो मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट देखते हैं उसमें क्या डिफरेंस आता है, तो वही है यहां पे टोपोलॉजी का मतलब। जैसे ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, दिस विल बी मोर फिजिबल जब हम आपको एक इमेज के हेल्प से समझाएंगे। लेट्स सी दिस इमेज। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हैं हमने ये पिछले स्टेटमेंट में ये लिख दिया था कि ट्रांस मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन में 4 टोपोलॉजिकल क्लासेस होती हैं और उसको चलो यहां पे लिख देते हैं टाइप 1, 2, 3 और 4, और इसको हम इमेज के माध्यम से समझ लेते हैं। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। अब यहां पे टोपोलॉजी डिफरेंस देखने में हमको मिल रहा है। कैसे? टाइप 1 में जब हम देख रहे हैं तो हमको ऊपर की तरफ यानी साइटोसॉल की तरफ सी टर्मिनल दिख रहा है। टाइप 2 में जब देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ एन टर्मिनल दिख रहा है। टाइप 3 में हम जब देख रहे हैं तो वापस से सी टर्मिनल दिख रहा है, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड का एक्युमुलेशन यहां पे ज्यादा है। टाइप 4 में जब हम देख रहे हैं तो हमको पॉलीटॉपिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन्स दिख रही हैं, यानी कि एक से ज्यादा बार ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है। तो इस तरह से इनका सबका जो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है
या टोपोलॉजी है वो अलग अलग है। तो उसी के बेसिस पे इनकी 4 क्लासेस बताई गई हैं। अब इस डायग्राम में कुछ एडिशन हमको करना है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे टाइप 1, इसकी अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये जो इलाका दिखाया गया है ये ER ल्यूमेन का दिखाया गया है, यानी कि ER ल्यूमेन की तरफ इनका कौन सा टर्मिनल लाई कर रहा है, N टर्मिनल, C टर्मिनल, N। उसी तरह से साइटोसॉल की तरफ इनका कौन सा टर्मिनल लाई कर रहा है, तो C अकॉर्डिंगली टाइप 1 2 3 कौन सी है। अब इसमें ध्यान क्या देना है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं इसको समझना है। सिंगल N टर्मिनल क्लीवेबल स्टार्ट ट्रांसफर एंड सिंगल इंटरनल स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल। बड़ी गंभीर समस्या है, ध्यान दीजिए। थोड़ा सा पेन का हम ये चौड़ा कर लें। ये जो पर्टिकुलर इसको हम क्या कहते हैं, N टर्मिनल पे प्रेजेंट स्टार्ट ट्रांसफर सिग्नल है, इसी को हम कह रहे हैं इसको हम कह रहे हैं स्टार्ट ट्रांसफर सिग्नल। अच्छा, स्टार्ट ट्रांसफर सिग्नल अलग है और ये क्या सिग्नल है, ये जो है इसको हम कह रहे हैं स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल। ये कलर नहीं नजर आ रहा है ना, नहीं दिख रहा है सर। नहीं सर। नहीं दिख रहा है, एक सेकंड। एक्चुअली मैं स्टार्ट के लिए रेड ब्लू, खैर ब्लू कर देते हैं इसको, ये ब्लू हो गया। इसको हम कहेंगे स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल। अभी बस समझिए, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें इसमें यहीं से क्लियर हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि टाइप 1 वाली जो प्रोटीन है इसमें स्टार्ट ट्रांसफर सिग्नल जो है वो N टर्मिनल पे है जो कि ER ल्यूमेन की तरफ है, और स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल जो है इस प्रोटीन के बीच में कहीं है ना, ये दिख रहा है स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल। तो इसीलिए इसको कहा कि सिंगल इंटरनल स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल, और यहां पे सिंगल N टर्मिनल क्लीवेबल जो कि सिग्नल पेप्टाइडेज इसको क्लीव कर देगा स्टार्ट ट्रांसफर सिग्नल। चलिए, एक का तो हम लोगों ने समझ लिया। अब ध्यान दीजिए, यहां पे क्या होता है टाइप 2 वाले में। टाइप 2 में कहानी ये है कि यहां पे ये जो सिग्नल दिखाया गया है यही सिग्नल स्टार्ट ट्रांसफर सिग्नल की तरह भी एक्ट करता है और स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल की तरह भी एक्ट करता है, और ये कहां प्रेजेंट है, प्रोटीन के बीच में, यानी इंटरनली प्रेजेंट है टाइप 2 के केस में। टाइप 2 के केस में जो C टर्मिनल है वो ER ल्यूमेन की तरफ है। ये समझ में आ गया, कलर चेंज। टाइप 3 में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पे भी स्टार्ट ट्रांसफर सिग्नल और स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल ये दोनों के दोनों एक ही सेगमेंट, ये दोनों रोल प्ले करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या आ गया कि यहां पे N टर्मिनल जो है वो लूमेन की तरफ है और C टर्मिनल साइटोसॉल की तरफ है, यानी कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट की तरफ बिहेव कर रहे हैं। चौथा, मल्टीपल इंटरनल स्टार्ट ट्रांसफर एंड स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल। इसमें कई सारे स्टॉप ट्रांसफर और स्टार्ट ट्रांसफर सिग्नल हैं। इसमें इसको हमने बना दिया स्टार्ट ट्रांसफर, फिर ब्लू वाले में ये वाला इसको हमने बना दिया स्टॉप ट्रांसफर, फिर हमने बना दिया एक और स्टार्ट ट्रांसफर, फिर और भी होगा उसमें, और इसी तरह स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप, ऐसे कई सारे सिग्नल्स होंगे, मल्टीपल होंगे, और वो सारे के सारे इंटरनल होंगे टाइप 4 में। तो आप समझ सकते हैं ये जो टोपोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं इन प्रोटीन्स की क्लासेस में,
they reflect on whether the integral membrane protein is going to be monotopic or polytopic. इन केसेस में क्या है कि एक एक ही हैं, तो इसलिए ये सारी प्रोटीन्स टाइप 1, 2, 3 ये सारी क्या होंगी, मोनोटॉपिक होंगी। लेकिन टाइप 4 वाले में मल्टीपल सिग्नल्स होने की वजह से ये कई बार मेम्ब्रेन से स्पैन कर, हाँ सर ये सारी मोनोटॉपिक का मतलब तो आपने ये बताया था कि सिर्फ सिंगल लीफलेट को क्रॉस करेगी। जैसे कैवियोलिन। यस सर। सिंगल लीफलेट को क्रॉस करेगी। यस सर, मोनोटॉपिक का मतलब वो जो सिंगल मैंने पढ़ाया लीफलेट को क्रॉस करे, और पॉलीटॉपिक जो दोनों लीफलेट को करे, चाहे एक बार या बहुत बार। सिंगल पास और मल्टी पास इसमें आएगा। पॉलीटॉपिक में दो टाइप था, सिंगल पास और मल्टी पास, तो ये सिंगल पास और ये मल्टी पास है। ऐसा है। अच्छा, जी ओके ओके, पॉलीटॉपिक में सिंगल पास मल्टी पास दो टाइप की, यही कह रही हो ना? यस सर। ओके, ठीक 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 ठीक, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, वो थोड़ा सा फ्लो में हम आ गए थे। ठीक है, ठीक, ये सारी की सारी ये पॉलीटॉपिक ही होंगी। हाँ, टर्म्स जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गए। सिंगल पास होंगी ये टाइप 1, 2 और 3, और जबकि मल्टी पास होंगी टाइप 4 वाली। ठीक है, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। तो अब देखिए, ये बैकग्राउंड है, दिस इज द बैकग्राउंड। यहां पे क्या है कि इसमें आपको समझ में आ गया, डिफरेंसेस यहां पे समझ में आ गए चारों प्रोटीन्स के। यस सर। हाँ, तो चलिए अब आगे की कहानी पे हम जरा जोर डालते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप 1 वाले की। तो टाइप 1 प्रोटीन जो होती हैं, they are what? They are single pass transmembrane proteins। हाँ, वो मोनोटॉपिक और पॉलीटॉपिक में सही थोड़ा सा, खैर। तो ये सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। और अब इसमें ये पॉइंट लिखने की ज़रूरत तो हमको नहीं महसूस हो रही कि एन टर्मिनल जो है वो ल्यूमेन की तरफ होगा और सी टर्मिनल। सम थिंग्स यू नीड टू लर्न फ्रॉम द डायग्राम ऑल्सो, कि लिखें, बताओ जैसा कहो। सर रहने दीजिए, डायग्राम में तो हाँ, मेंशन्ड है। डायग्राम में वो सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। और इसमें मेन चीज आपको यही जाननी है कि जो यहां पे सबसे ध्यान देने वाला स्टेटमेंट ये वाला है कि यहां पे जो स्टार ट्रांसफर सीक्वेंस है वो कहां पे प्रेजेंट है, एन टर्मिनल पे, और जो स्टाप ट्रांसफर सीक्वेंस है वो इंटरनली प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे मेंशन्ड है, तो इसलिए इसको भी हम फिर से नोट नहीं करेंगे। हमको सिर्फ वही चीज नोट करनी है जिस जो डायग्राम में मेंशन नहीं है। चलिए, इतनी बात हो गई। अब देखिए होता क्या है एक्चुअली में, उसका मैकेनिज्म क्या है, उससे इस तरह के जो ट्रांसफर, स्टार ट्रांसफर और स्टार ट्रांसफर सिग्नल्स होते हैं उनका पर्पस क्या है, ये हमको यहाँ पे समझ लेना है। तो उसके लिए हमारे पास एक डायग्राम है, टाइप 1, यस, टाइप 1 दिस। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि सारी प्रक्रिया वैसे ही चल रही है सब कुछ। यहां पे ये वाला जो है ये क्या है, दिस इज स्टार ट्रांसफर, ये स्टार ट्रांसफर है, एन टर्मिनल क्लीवेबल सिंगल सीक्वेंस, इसको स्टार ट्रांसफर सिग्नल कह रहे हैं। और दूसरा वाला जो हमने ब्लू कलर से दिखाया था, यस, ये यहां पे बीच में यानी कि इंटरनली प्रेजेंट है क्या, ये स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल सीक्वेंस है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आप ध्यान दीजिए, यहां पे
सारी प्रक्रिया जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी। ये एन टर्मिनल सीक्वेंस जो है वो सेक्स 61 कॉम्प्लेक्स से आके अटैच होगा और धीरे धीरे ये जो प्रोटीन है ये अंदर की तरफ लूप बनाते हुए आएगी इनटू द ईआर लूमेन। लेकिन जैसे ही ये स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल सीक्वेंस यहाँ पे पहुंचेगा इनटू द सेक्स 61 कॉम्प्लेक्स, उस कंडीशन में होगा ये कि ट्रांसलोकेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल है। इसीलिए जब ये सिग्नल यहां पे पहुंचता है इनटू द ट्रांसलोकॉन, तो उस कंडीशन में ट्रांसलोकेशन स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब कि स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल यहां पहुंचा, तो यही बता दिया, खैर चलो, ये पहुंचा यहां पे और उस कंडीशन में ये स्टॉप हो गया ट्रांसफर। और अभी भी जो राइबोसोम है, ट्रांसफर स्टॉप हुआ है यानी कि ट्रांसलोकेशन स्टॉप हुआ है, लेकिन ट्रांसलेशन स्टॉप नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर, अब साइटोसॉल ने प्रोटीन बना करेगी। हाँ, तो यानी कि यहाँ पे जब आके अटैच हो गया तो अभी इधर ऊपर वाले पोर्शन में ये सीक्वेंस जो है अभी भी ऐड होता चला जा रहा है अमीनो एसिड का। और उस कंडीशन में क्या होता है, जब तक वो एमआरएनए अपना जो कोडॉन्स है वो देता रहेगा तब तक ये उसकी लेंथ बढ़ती रहेगी, बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे सिंथेसिस जो है वो प्रोटीन की वो टर्मिनेट हो जाएगी, स्टॉप कोडॉन्स आ जाएंगे। जैसे ही टर्मिनेट होगी तो सी टर्मिनल हमको मिल जाएगा ऑन दिस साइड एंड एन टर्मिनल इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन दी ईआर लुमिनल साइड। जब ये यहाँ पे हो गया, कंप्लीट हो गया, नाउ दिस स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल सीक्वेंस, ये सीक्वेंस ही है अमीनो एसिड का, दिस विल बी मूव्ड आइदर दिस साइड और दैट साइड। अब चूंकि स्टेप इसी साइड में दिखा रहे हैं तो इसी साइड में मूवमेंट बेस का दिखा दिया। दिस इज ट्रांसफर्ड विद इन द मेम्ब्रेन लेटरली, लेटरल ट्रांसफर हो जाता है इस प्रोटीन का। और अब चूंकि हमने आपको बताया कि स्टार्ट ट्रांसफर सिग्नल सीक्वेंस हो या स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल सीक्वेंस हो, दोनों के दोनों में हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे ऐड भी कर दें कि इसमें हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया। अच्छा, एक चीज और, सेक्स 61 कॉम्प्लेक्स की ये खूबी होती है कि इस कॉम्प्लेक्स में लेटरल मूवमेंट के लिए भी जगह होती है, यानी कि ये ओपन हो सकता है लेटरली और ये मूव करा सकता है दिस प्रोटीन इनटू दिस डायरेक्शन और फिर से ये क्लोज हो जाएगा जहां से इसने मूव कराया। अब यही है कि थोड़ा सा एनिमेशन वाला हिसाब किताब है। हम ऐसा इसके वीडियो लिंक्स भी आपको शेयर करेंगे, कुछ ऐसे वीडियोस जहां पे आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि ये प्रोसेस कैसे चल रही है। फिलहाल इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ। यस सर। यस सर। तो इमेजिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो है ये क्या चीज़ है, ये बता सकते हो क्या है ये, जिस पे हम स्पैम है सर ये वो सिग्नल स्पैम है। नहीं, यही तो कंफ्यूजन है, ये सिग्नल पे। पेप्टाइडेज को बाइंड करता है। वेरी गुड, सिग्नल हाँ प्रियंका, गुड। ये बेसिकली है सिग्नल पेप्टाइडेज। भैया बाकी लोग भी थोड़ा जवाब दिया करें तो हमको अच्छा लगेगा। ये क्या है, व्हाट इज दिस? वो एसआरपी रिसेप्टर। रिसेप्टर। हाँ, एसआरपी रिसेप्टर। तो ऐसे दिमाग लगाओगे तो कुछ समझ में आएगा। तो इस तरह से इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो अच्छा, स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल का क्या रोल है, इसका मतलब पहली चीज तो ये हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड कंटेन कर रहा है, इसलिए मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट होने में ये हेल्प करेगा, पहली चीज। दूसरा ये है कि जैसे ही ये सीक्वेंस यहाँ पे आएगा तो अब ये जो प्रोटीन है और अंदर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं जाएगी। अब इस प्रोटीन का जो भी इलोंगेशन है दैट विल अकर टुवर्ड्स द साइटोसोलिक फेस। तो स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल बहुत अहम है
इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट इस मायने में भी है कि इस प्रोटीन का इंटीग्रेशन मेम्ब्रेन में कराने की होल सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल सीक्वेंस की ही होती है। ये पॉइंट जो हमने एम्फेसाइज किया, ये समझ में आया आपको? यस सर। यस यानी सर। अगर अगर कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि the main responsible signal sequence for transmembrane protein to be associated in the membrane of ER or Golgi or whatever in any type of membrane, तो वो कौन सा है? तो that will be stop transfer signal sequence। तो इसको हम पॉइंट अगर यहाँ पे ऐड कर दें कि it is wholly ऐसे लिखते हैं शायद, या इससे अच्छा कि थोड़ा सा जब कंफ्यूजन ना रहे fully लिख दो, fully responsible for attachment of a protein to membrane। इसी की जिम्मेदारी स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल सीक्वेंस की। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट नहीं लिखा, समझ में आ रहा है प्रोसेस कि नहीं, या लिखें इसको? लिख तो दिया है, आ रहा है भाई, लिख तो दिया है, इसमें पॉइंट सारे इंक्लूडेड हैं, इसमें कोई एडिशनल पॉइंट नहीं जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा, समझ में सिर्फ डायग्राम देख के ही आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए या हम एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। इस स्टेप पे क्या होगा, नहीं, एक सेकेंड, लेट मी प्रोवाइड यू अनदर डायग्राम। 1 मिनट का बस टाइम दो, उसमें हम थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा बिकॉज स्क्रीनशॉट्स से और आसानी से समझ में आएगा। एक डायग्राम ये हो गया, एंड दिस सेकंड वन इज दिस। खैर, इसमें फिर से हमको सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी, आपको मालूम ही होगा ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये ट्रांसलोकॉन है, ये हाँ ये सिग्नल पेप्टाइडेज है, इस तरह का डायग्राम पहले भी देख चुके हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो पूरी की पूरी प्रोटीन है, इट विल बी मूव्ड लेटरली इनटू द ईआर मेम्ब्रेन। तो इस डायग्राम में हमको ऐड सिर्फ इतना करना है इस स्टेप पे, लेट मी ऐड इट। इस स्टेप पे हमको ऐड क्या करना है कि ट्रांसलोकेशन stops but translation continues, leading to completion of protein completion of protein at साइटोसोलिक फेज। बस इस स्टेप में ट्रांसलोकेशन जो है वो तो रुक जाता है, क्योंकि जैसे ही ये यहाँ पे आएगी सेक61 के पास, लेकिन ट्रांसलेशन लगातार होता रहेगा जब तक कि सी टर्मिनल जो है वो रिलीज ना हो जाए फ्रॉम दी राइबोसोम। तो एक चीज ये हो गई। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, इसको आप नहीं भी कंसीडर करें तो कोई बात नहीं, लेट इट बी हियर।
एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें टाइप 1 प्रोटीन के, तो एग्जाम्पल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास एलडीएल रिसेप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, इंसुलिन रिसेप्टर, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स हैं एंड दे ऑल बिलोंग टू द टाइप 1 टोपोलॉजिकल क्लास ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो आपको समझ में आ गया इतना? ठीक है। यस सर। तो अब ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं